का सिविल सर्विस पोर्टल में। सो एवरीबॉडी, विजन पीटी 365 का पॉलिटी का 1 ईयर का कंपाइलेशंस करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल पे जा करके वीडियो को देख सकते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाएंगे तो पीटी 365 का प्ले स्टोर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज का जो पार्ट है ये पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट का पीटी 365 2023 का 1 ईयर कंपाइलेशंस करंट अफेयर का पार्ट सेकेंड होने वाला है। ओके, सो पार्ट सेकेंड होने वाला है। सो आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे, और अगर एग्ज़ाम के रिलेवेंट यहाँ पे डिस्कशंस हो रहा है तो प्लीज़ आप जुड़िए और शॉर्ट नोट्स को बनाइए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास, इसका पहला टॉपिक है कि सतत विकास रिपोर्ट 2022। ठीक है, हम देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव करिकुलम को लेकर चलेंगे, क्योंकि मेन हमारा जो मोटिव है यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर 14 मई को है और यूपीएससी का जो पेपर मई में है, उसको पाकर हम बस इस वीडियो पे केंद्रित हैं और ऑब्जेक्टिव को ही कवर करने की कोशिश की जा रही है। सो सतत विकास रिपोर्ट यानी एसडीआर 2022 में भारत 163वें देशों में से 121वें देशों में है। सो भारत की जो रैंकिंग है, आप याद रखना कि 163 देशों में 121 नंबर पर है। ठीक है, यह रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क के स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, सो ये नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो हमने इसको देख लिया। सो सतत विकास समाधान नेटवर्क क्या है? सो उत्पत्ति 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो लक्ष्य है सतत विकास के क्षेत्र में समस्याओं के व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों यानी जो सस्टेनेबल गोल है को लागू करने के लिए वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषताओं को एकजुट करना है। ठीक है, और ये एक एनजीओ है। सो आई होप सो कि अगर ये बात पूछता है तो आप इसको बताएंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है? सो शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण, वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों तथा जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। सदस्यता की अगर बात करें तो 144 देशों में 50 नेटवर्क्स में 1700 से अधिक सदस्य हैं। अन्य महत्वपूर्ण अगर जानकारी की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थाओं, निजी क्षेत्रक और नागरिक समाज के साथ मिलकर कार्य करता है। ओके, आगे चलते हैं। रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि इस प्रकार हैं। लगातार दूसरे वर्ष विश्व सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स 2022 के अनुसार संपन्न देश विशेष रूप से अंशधारणीय खपत के माध्यम से नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय स्पिल ओवर उत्पन्न कर रहे हैं। स्पिल ओवर प्रभाव एक देश की अर्थव्यवस्था पर दूसरे देश में होने वाली असंबंधित घटनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। तो आई होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे कि स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है। एक देश की अर्थव्यवस्था पर दूसरे देश में होने वाली असंबंधित घटनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। यानी कोई एक देश ए है, कोई देश दूसरा बी है, यहाँ पर जो भी घटना घट रही है, ठीक है, उसका जो प्रभाव है दूसरे देश पर इनडायरेक्टली पड़ता है, उसके अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सो इसको हम स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो टोटल क्षेत्र हैं 17 है। सो आप उनको यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रमुख चुनौती है वह कहाँ पर दिखाई गई है, तो देखिए एरो जहाँ पर नीचे की तरफ है, अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये जो है संधारणीय शहर और समुदाय, यहाँ पर बिल्कुल सुधार नहीं है, कमी पाई गई है। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, चुनौती कहाँ पर देश को हो रही है? ठहराव की स्थिति। ये जो एरो है जैसे लैंगिक समानता में, ठीक है,
ठहराव की स्थिति है जो कि महत्वपूर्ण चुनौती है देश के लिए। और अगर बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ओके, भूखमरी से मुक्ति और जलीय जीवों की सुरक्षा, जल जीवन, ठीक है, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थानीय पारिस्थितिकी में जीवन, शांति, न्याय और सतत संस्थान, ठीक है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी, ठीक है। सो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि देश किन किन परेशानियों में किन किन आधार पर जूझ रहा है, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 विषय हैं, उन क्षेत्रों, जो 17 क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में देश की स्थिति क्या है और किस हिसाब से उनके सामने चुनौतियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है लक्ष्य हासिल कर चुका है, कहाँ पर, सही राह पर अथवा प्राप्ति को बनाए रखने में कामयाब, तो कहाँ कहाँ, जलवायु कार्रवाई के लिए, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन के लिए। सो ये दो जो टारगेट हैं, आई होप सो आप इसको समझ रहे हैं कि इस आरेख का मतलब क्या है। चलिए आगे चलते हैं। ये भारत, देखिए ये एक वर्ल्ड वाइड पैरामीटर है, ठीक है। अगर भारत की प्रदर्शन की बात करें तो भारत के रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। भारत 2020 में 117वें और 2021 में 120वें स्थान पर था, इस वर्ष 121वें स्थान पर है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप ये स्थान याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत ने एसडीजी को 2 लक्ष्य एसडीजी 12 और 13 प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। सो जो एसडीजी 12 और 13 है, अगर इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 12 है और जो 13 है, क्या है, जलवायु कार्रवाई और जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, इन दो स्थितियों को इन्होंने अचीव कर लिया। ये 2 क्षेत्रों में ये अचीवमेंट अपना हासिल कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो एसडीजी का एक लक्ष्य एसडीजी 4 है के मामले में चुनौती बनी हुई है। अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यहाँ पर स्थिति खराब, दयनीय बनी हुई है। सो भारत के लिए जो एसडीजी 4 है, जो चौथा नंबर का क्षेत्र है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यहाँ पर स्थिति सही नहीं है, चुनौती बनी हुई है, ठीक है। अगर तीसरे लक्ष्य की बात करें जो एसडीजी 1, 7 और 10 है, महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। 1, गरीबी की समाप्ति देश की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, ठीक है। 1, 7 और 10। 7 नंबर किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, ये चुनौती बनी हुई है। 10 नंबर की बात करें कम असमानता, यहाँ पर चुनौती देश की बनी हुई है, ठीक है। एसडीजी जो कुल 17 एसडीजी में से 17 जो 11 लक्ष्य हैं, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16 और 17 की प्राप्ति में बड़ी चुनौती बनी हुई है। सो आप इस आरेख को प्लीज़ समझना, भारत की स्थिति पता हो जाएगा कि भारत की जो स्थिति है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने में, और जो ये 17 क्षेत्रक हैं इनमें भारत की स्थिति क्या है, किनको हासिल कर चुके हैं, कहाँ पर चुनौती बरकरार है और कहाँ पे हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023-27 की अगर बात करें तो यह भारत में संयुक्त राष्ट्र की 26 संस्थाओं की योजनाओं और कार्यक्रमों की संपूर्णता को दर्ज करने वाला एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसका उद्देश्य 2030 एजेंडा के 4 स्तंभों को भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करता है। ये 4 स्तंभ की अगर बात करें तो लोग, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम यूएन हैबिटेट, मस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। सो आई होप सो आप इसको समझ पाएंगे। देखिए जो यूएन हैबिटेट है ना, इसका जो मुख्यालय है नैरोबी, जो कि केन्या में है, नैरोबी, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो मानव अधिवासों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अधिदेशित किया गया है। अगर उद्देश्य की बात करें तो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कस्बों तथा शहरों को बढ़ावा देना। अगर इसकी और बातें करें तो जो यूएन
हैबिटेट का जो प्रकाशंस है, क्या क्या प्रकाशंस, क्या क्या रिपोर्ट देता है ये, तो विश्व के शहरों की स्थिति के बारे में बताता है, सतत विकास लक्ष्य और शहर के बारे में बताता है, मानव अधिवासों पर वैश्विक रिपोर्ट रिलीज करता है, ठीक है, स्थानीय निकाय भविष्य जो हम चाहते हैं को पब्लिश करता है, नई शहरी एजेंडा के बारे में ये पब्लिश करता है। सो देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है। सो आप यूएन हैबिटेट से जुड़ी जो भी बातें थी हमने इसको जान लिया, यहाँ पर सारी की सारी समग्र बातें दी हुई हैं, हमें उस पर न जा कर के हमने मेन यूएन हैबिटेट था जो कि हमें जानना था और हमने इसके बारे में पूरा कंप्लीट जान लिया। अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल आप भूल जाएंगे। सो आप रिकॉल करने के लिए इसको आप देखते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अन्य संधारणीय आवास पहले यानी अदर सस्टेनेबल हैबिटेट इनिशिएटिव क्या है। 11वां वर्ल्ड अर्बन फोरम WUF की अगर बात करें तो इसका आयोजन पोलैंड के कैटोविस शहर में किया गया था। यह WUF यूएन हैबिटेट द्वारा सह आयोजित सतत शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है। WUF की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। तो इसका स्थापना आप याद रखना कि 2001 में किया गया था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है तीव्र शहरीकरण और समुदायों, शहरों, अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन नीतियों पर इसके प्रभाव का परीक्षण करना। प्रथम WUF का आयोजन 2002 में केन्या के नैरोबी में किया गया था। 11वें WUF में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया आदि ने शहरी प्रकृति आधारित समाधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। सो आई होप सो कि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे होंगे कि हमारे एग्जाम के लिए क्या इसका इम्पोर्टेंस है। अगला चलते हैं, गृह क्या है यह। नई दिल्ली स्थित भारतीय विश्व पहचान प्राधिकरण UIDAI मुख्यालय ने गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। गृह की एक निजी संस्था टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने विकसित किया था। इसे भारत सरकार ने 2007 में हरित भवनों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में अपनाया है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। सो अगर इसको विकसित करने की बात करेगा कि गृह को, ठीक है, गृह को किसने विकसित किया है, तो टेरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की जो रूपरेखा है वो क्या है। सो पहले हम देख लेते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है। सो ग्रीन बॉन्ड्स एक निश्चित आय वाला लिखित, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे विशेष रूप से जलवायु संबंधी या पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि जो ग्रीन बॉन्ड है एक निश्चित आय वाला लिखित एक दस्तावेज होता है। ये विशेष रूप से जलवायु संबंधी या पर्यावरणीय परियोजनाओं को समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होता है ये सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है, तो ये सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में ग्रीन बॉन्ड की अगर बात करें तो 2017 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने ग्रीन बॉन्ड के लिए प्रकटीकरण डिस्क्लोजर्स मानदंड जारी किए थे। इसके तहत जारीकर्ता को ऐसी प्रतिभूतियों को जारी करने के पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्रकट करना होगा। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड यस बैंक लिमिटेड ने 2015 में जारी किया था। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये PCS के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टैग हो जाता है कि भारत का जो पहला ग्रीन बॉन्ड है यस बैंक लिमिटेड ने 2015 में जारी किया था, ठीक है। फ्रेमवर्क की अगर विशेषताओं की बात करें तो वह ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करता है, वह कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की बात करता है। इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र परियोजनाओं में शामिल अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जल अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन बिल्डिंग आदि सम्मिलित हैं। परियोजनाओं जो पात्र नहीं है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लैंडफिल परियोजना, प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण,
25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्र आदि। तो किनको यहाँ पे जगह दिया गया है, कौन इनके लाइन में आते हैं कौन नहीं। सो आई होप सो आप इसको फिल्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या बातें कही जा रही हैं। स्पेशली फॉर आप ऐसे ऊर्जा उत्पादन की बात करेंगे जो कि अक्षय ऊर्जा की तरफ जाएं, जो ऐसा ऊर्जा उत्पादन जहाँ पर कि पॉल्यूशन न के बराबर उत्पादित हों, तो आपको वहाँ पे बात करनी है। ठीक है, कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो सेबी ने यह घोषणा की है कि नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकते हैं। इस बॉन्ड को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने और सूचीबद्ध करने से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन जारी कर सकता है। अब यहाँ सेबी की बात आ रही है, तो देखिए जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका टोटल फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को यह अस्तित्व में आया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। इसका जो काम है, ठीक है, वह क्या करता है, तो सिक्योरिटीज़ मार्केट को मैनेज करता है। क्लियर। और इसका जो मान्यता इसको मिला तो 30 जनवरी 1992, ये आप डेट याद रखेंगे, 30 जनवरी 1992 को यह अस्तित्व, इसको मान्यता मिली थी। अस्तित्व में कब आया था, 12 अप्रैल 1988 को, 1988। ठीक है, ब्लू बॉन्ड क्या होता है। सेबी ने ब्लू बॉन्ड की अवधारणा प्रस्तुत की है। इसे संधारणीय वित्त की एक विधा के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ब्लू बॉन्ड ऋण लिखित इंस्ट्रूमेंट का एक नया रूप है। इसे स्वस्थ महासागरों और नीली अर्थव्यवस्था के लिए निवेश का समर्थन करने हेतु जारी किया जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका, रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग है। ब्लू बॉन्ड नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए निजी क्षेत्र में पूंजी जुटाने का अवसर प्रदान करते हैं। भारत नीली अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे कि समुद्री संसाधन खनन, सतत मत्स्यन, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा आदि ब्लू बॉन्ड का उपयोग कर सकते हैं। सो ब्लू बॉन्ड का जो दायरा है वो किन किन जगहों पे कर सकते हैं, आई होप सो कि आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, ग्रीन परमिट क्या है। ठीक है, सो ग्रीन अगर परमिट की बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण व वन व जलवायु मंत्रालय ने पर्यावरण मंजूरी के तहत ग्रीन परमिट को अवधि बढ़ा दी है। ठीक है, जो नदी घाटी परियोजनाओं की जो वैधता है उसको 13 वर्ष कर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं या परमाणु ईंधन को प्रोसेसिंग को शामिल करने वाली परियोजनाओं की वैधता को 15 वर्ष बढ़ा दिया गया है। सो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसी योजनाएं हैं, खनन जैसे घाटी, इन सब चीज़ों का जो डेज है वो बढ़ाया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन नियम 2006। ठीक है, अन्य हालिया संशोधन क्या किया गया है, तो संशोधित नियमों में नियंत्रण रेखा का जो सीमा है 100 किमी के भीतर रक्षा और सामरिक महत्व की राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस सूचना में हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवनों के विस्तार से संबंधित परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी लेने से छूट दी गई है। हालांकि ये परियोजनाएं हवाई अड्डे के मौजूदा क्षेत्र की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। सो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन नियम 2006। सो क्या है, खनन परियोजना, ताप विद्युत संयंत्र परियोजना, नदी घाटी परियोजना, अवसंरचना और उद्योग परियोजनाओं जिसमें कि बहुत छोटी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फाउंड्री इकाई भी शामिल है। ठीक है, अब अगर इसको समझना है तो प्लीज़ आप बहुत डिटेल में मत जाना, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पर्पस से ही बात करना है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चंस बनना होगा तो बस इतना से बनेगा। जैसे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन नियम 2006, मुख्य बिंदुओं को एक नज़र में देखें तो क्या है, 2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन नियमों के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, सो किन किन क्षेत्रों में अनिवार्यता है हम बस इसको देखेंगे। यहाँ से आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं पे नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आप ये जो ग्राफ है ना, इसको प्लीज़ आप देख लेना। अगर आप चीज़ों को लिखे हुए चीज़ों में नहीं समझ पाते हैं तो ग्राफ से बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाता है। सो आप प्लीज़ यहाँ पे से देख लेना, ठीक है। क्लाउड फॉरेस्ट असेस्ट क्या है, ठीक है। सो हाल ही में अर्थ सिक्योरिटी द्वारा क्लाउड फॉरेस्ट असेस्ट फाइनेंसिंग ए वैल्यूएबल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। अर्थ सिक्योरिटी एक वैश्विक प्रकृति आधारित संपत्ति प्रबंधन सलाहकार फर्म है, ठीक है। अगर इसके तथ्यों की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार सुझाया गया क्लाउड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो फॉरेस्ट बांड है प्रकृति आधारित समाधानों का एक हिस्सा है, ठीक है। ये बांड इन क्लाउड फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए वित्तपोषण का विकल्प है, ठीक है। क्लाउड फॉरेस्ट और क्लाउड फॉरेस्ट 25, आप ये वर्ड याद रखना, क्लाउड फॉरेस्ट 25, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपका कन्फ्यूज नहीं कि ये नई चिड़िया क्या है। सो ये क्लाउड फॉरेस्ट 25 है, ठीक है। क्लाउड फॉरेस्ट ये आमतौर पर नदी के उद्गम क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन, ये ज़्यादातर बादलों से ढके रहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बात यहीं से अगर बनना होगा तो एग्ज़ाम में बनेगा। जो क्लाउड फॉरेस्ट है ये आमतौर पर नदी के उद्गम क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन हैं। पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन है, ये ज़्यादातर बादलों से ढके रहते हैं। ये वन समुदायों, उद्योगों और जलविद्युत संयंत्रों के लिए स्वच्छ जल के भंडार को बनाए रखते हैं। अधिकांश यानी 90% क्लाउड फॉरेस्ट 25 विकासशील देशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जो क्लाउड फॉरेस्ट 25 है एक निवेश संबंधी पहल है। सो आई होप सो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जो CF25 है एक निवेश संबंधी, ठीक है, एक निवेश संबंधी पहल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यह देशों, ऋण देने वाले और बहुपक्षीय संगठनों को एकजुट करने और ऐसे निवेश विकल्पों को मजबूत करने और उसको बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो आई होप सो कि आप इसको समझ गए कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो मेघ वन क्या है? सो 10% से अधिक वातावरण वाले क्षेत्र तथा जहाँ 70% से अधिक समय कोहरा मौजूद रहता है, ठीक है। ओके, कोई और फर्न से ढके छोटे वृक्ष, ठीक है। सतह स्तरीय सघन कोहरे के बादलों की मौजूदगी अन्य वनों की तुलना में ठंडे और आर्द्र होते हैं। सो आई होप सो कि मेघ वन क्या है यहाँ से आप समझ गए। ज़्यादातर समुद्र जल स्तर से 1500 और 3000 मीटर के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर पेमेंट्स क्या है? इसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के एवज में जल उपयोगकर्ता से पेमेंट वसूला जाएगा। ऐसे उपयोगकर्ताओं में अनुपालन मानदंडों को पूरा करने वाले व राष्ट्रीय स्तर पर संचालित जल विद्युत बांध आदि शामिल है। सावरेन बांड क्या होता है? मस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, जस्ट सो सावरेन कार्बन क्या होता है? सो तराई वाले इलाकों के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के व्यापक क्षेत्रों के लिए एक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में सावरेन और सब सावरेन अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत फॉरेस्ट कार्बन का वित्त पोषण किया जा सकता है। इसके लिए रिपोर्ट में क्लाउड फॉरेस्ट बांड का प्रस्ताव किया गया है। इसे सामूहिक व्यवस्था के माध्यम से जारी किया जा सकता है। क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड क्लाउड फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए वित्त जुटाने का एक ऋण आधारित साधन है। सो आई होप सो कि इस लाइन को भी याद रखेंगे। इसका मूल्य किसी देश के क्लाउड फॉरेस्ट संसाधनों के आर्थिक मूल्य पर आधारित होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधन, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड एनर्जी रिसोर्स। क्या है? महासागरी तापीय ऊर्जा, ओशन थर्मल एनर्जी। सो राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा भारत का पहला महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। जो NIOT है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है। तो आपको याद रखना है कि
जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है वह पृथ्वी मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। ठीक है, पृथ्वी मंत्रालय। आगे चलते हैं। और यह जो है ना वह लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र की जो क्षमता है वो 65 किलोवाट का क्षमता है। इस संयंत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। और यह जो संयंत्र है समुद्री जल को पेयजल बनाने के लिए निम्न तापमान वाले तापीय विलयीकरण पर आधारित विलयीकरण यानी डिजालेशंस संयंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। सो इनकी खूबियों को भी आपको याद रखना है कि ये जो संयंत्र है इसका जो क्षमता है 65 किलोवाट। ठीक है, और जो समुद्री जल है को पेयजल बनाने के लिए निम्न ताप वाले तापीय विलयीकरण पर आधारित विलयीकरण संयंत्र चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। इससे पहले भारत में 1980 में तमिलनाडु के तट पर यह संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, हालांकि ये योजना पूरी नहीं हो पाई है। सो देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस इसका ये है, आप पैराग्राफ से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रोसेस से किस हिसाब से यह काम करेगा। जो समुद्र का सतही होता है टेम्परेचर, वह तल के टेम्परेचर से कितना भिन्नता रखता है। यानी आप देख रहे हैं कि जो सतही जो टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, और जो तल है वहाँ पर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है। सो इस टेम्परेचर के जो गैप है ना, इस गैप का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर परियोजना की बातें कही जा रही हैं। ठीक है, और समुद्र सतही तल और गहरे समुद्री जल के बीच का जो तापांतर है इसे ताप प्रवणता का उपयोग कर कर ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। ठीक है, सूर्य के ताप से महासागर का सतही जल गहरे जल की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। तो ये जो संयंत्र है के तहत तापमान के इस अंतर का प्रयोग विद्युत उत्पादन करने और विद्युत जल के विलयीकरण के लिए किया जा सकता है। सो ये जो प्रणाली है वो तापांतर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस द्वारा टरबाइन को चलाकर बिजली पैदा कर सकती है। ओके, भारत में OTEC का सैद्धांतिक जो क्षमता है वह 1,80,000 मेगावाट का है। इससे लाभ क्या होगा, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वह इस संयंत्र के विकास के लिए अनुकूल है। ठीक है, और इसके अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन सौर ऊर्जा से अनियमित विद्युत बजाय विद्युत के लिए एक नियमित स्वच्छ स्रोत निर्मित हो सकता है। इससे पेयजल हाइड्रोजन अमोनिया का उत्पादन भी किया जा सकता है। ओके, इससे संबंधित कुछ चुनौतियां हैं, वह क्या हैं। उच्च अग्रिम अपफ्रंट पूंजीगत लागत की है। कम अनुसंधान विकास की चुनौतियां हैं। इसके लिए पर्यावरण चिंताएं क्या हैं कि जो संयंत्र है अपेक्षाकृत ठंडे सघन और पोषण युक्त जल की निकासी, समुद्री जीवों का केवल में उलझने और फंसने का खतरा, मशीनों से होने वाला शोर, समुद्री जल में जीवनाशियों या अन्य संभावित प्रदूषकों के दुर्घटनावश बहाव आदि से समुद्री जीवों तथा परितंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके तहत शैवाल, सूक्ष्मजीवों, पादपों आदि के अनावश्यक एकत्रण में जैविक दूषण यानी बायोफ्यूलिंग भी वृद्धि हो सकती है। सिंधुजा फर्स्ट क्या है। IIT मद्रास ने समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर का विकास किया है। ठीक है, इस ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को सिंधुजा फर्स्ट का नाम दिया गया है। इस कन्वर्टर में तैरता हुआ बोया स्पर और इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होता है। इसमें गुब्बारे जैसे तैरते हुए बोए के मध्य भाग में एक छिद्र होता है जिससे कि होकर इस्पात यानी छड़ गुजरती है। यह इस्पात को समुद्र जल में स्थापित किया जाता है। लहरों की हलचल के साथ तैरता बोया ऊपर नीचे गति करता है और इस्पार स्थिर रहती है। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल तैरते बोए और इस्पार के मध्य सापेक्षिक गति से बिजली पैदा कर सकती है। इससे भारत को अपने द्वीपों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। साथ ही 2030 तक 500 गीगावाट
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने के जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्य भी प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। समुद्री जल में ज्वारी तरंग और महासागरीय तापीय ऊर्जा का भंडार है। इसे भारत में 40 गीगावाट तरंग ऊर्जा का उत्पादन संभव हो सकेगा। इसके लाभ क्या हैं? इसके प्रदूषण नहीं होगा, यह नवीकरणीय ऊर्जा है, उपलब्ध ऊर्जा का घनत्व अधिक होगा, कुछ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इससे अधिक ऊर्जा उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही इससे ऊर्जा उत्पादन में उतार चढ़ाव को भी कम करने की संभावना हो सकती है। चुनौतियाँ क्या है इसके लिए? शुरुआत में लागत काफ़ी अधिक आ सकती है। इसमें समुद्री जीव और नौवहन में सक्षम खतरा हो सकता है। यह स्थान विशेष और सीमित हो सकता है और प्राकृतिक आपदाओं से ऊर्जा उपकरणों को क्षति पहुंचने का खतरा हो सकता है। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप इसको समझ गए कि OTEC क्या है और इससे जुड़ी चुनौतियां क्या है, इससे लाभ क्या है। ठीक है, सो आप इसको समझने का, एक बार पढ़ने का, दोबारा रिपीट करने का कोशिश करना, तब जाके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जो महासागरीय ताप ऊर्जा संयंत्र रूपांतरण है OTEC, ये क्या कहना चाह रहा है और इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कोयला गैसीकरण क्या है? सो यह कोयले को संश्लेषण गैस यानी सीन गैस में परिवर्तित करने का एक प्रक्रिया होता है। सीन गैस प्रस्तुत हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, सो जो कोयला होता है, कोयले में तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त करता है। बाद में इसको प्रक्रिया करके इनको अलग अलग कर लिया जाता है। सो पूरा का पूरा मामला देखिए यही कहा जा रहा है, ये प्रोसेस है, आप इसको एक बार देख लेना। सो जो कोयला गैसीकरण है उससे हम समझ कि जो कोयला होता है, कोयला में तेज़ प्रवाह से पानी गुजारते हैं और उसको बहुत ज़्यादा तापीय ऊर्जा से उसको गर्म करते हैं, जिससे कि जो कोयला होता है वह सीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। सीन गैस जो होता है, सीन गैस में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। उसको अपने इस्तेमाल के अनुसार से हम उसको अलग अलग करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इससे लाभ क्या है? कोयला गैसीकरण संयंत्र से किसी भी प्रकार का स्क्रबर स्लज पैदा नहीं होता है। इसके तहत प्रयुक्त अधिकांश जल का पुनर्चक्रण कर लिया जाता है। यानी इससे जो कोयले में जो पानी गुजारी जाती है ना, वो पानी को हम दोबारा फिल्टर करके पुनर्चक्रण के लिए हम अपने पुनर्इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। क्या है नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018? क्यों है सुर्खियों में? सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 के बजाय 2025-26 तक प्राप्त करने को निर्धारित किया गया है। सो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी स्टेट पीसेस के लिए कि जो पेट्रोलियम था, पेट्रोल में जो 20% जो एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 रखा गया था, ठीक है, 2030 रखा गया था, अब उसको बढ़ा करके घटा करके 2025-26 कर दिया गया है। सो आई होप सो कि अपडेट है, इसलिए सुर्खी बना हुआ है, आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर करिए। ठीक है, जैव ईंधन या बायोफ्यूल क्या होता है? सो जैव ईंधन से तात्पर्य परिवहन से संबंधित तरल ईंधन से है, जैसे कि एथेनॉल, बायोडीजल। इसे कृषि संबंधी उत्पाद, वनों, किसी अन्य कार्बनिक सामग्री जैसे कि फीड स्टॉक से प्राप्त किया जाता है। जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक जैसे कच्चे माल के आधार पर इन्हें 4 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 पीढ़ी कौन कौन से हैं जिससे कि बायोडीजल बनाया जाता है? सो पहली पीढ़ी में जैव ईंधन कौन कौन से होते हैं? खाद्य संबंधी स्रोतों जैसे कि शर्करा, स्टार्च सामग्री से निर्मित, जो अक्सर लोगों या पशुओं के लिए एक खाद्य स्रोत होते हैं, जैसे कि चीनी, सोयाबीन से एथेनॉल या सोयाबीन से बायोडीजल। द्वितीय पीढ़ी में क्या आता है जिससे कि बायोफ्यूल बनाया जाता है या बनाया जा सकता है? इसे सेल्यूलोसिक
जैव ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। यह गैर खाद्य खादों स्रोतों जैसे कि कृषि के जो अवशेष होते हैं, पराली जो होती हैं, या जो गन्ना का अवशेष बचता है रस निकलने के बाद, लकड़ी के बुरादे, फसलों के अपशिष्ट आदि से बनाए जाते हैं। तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन के बारे में बात करें जिससे कि जैव ईंधन बनाया जा सकता है, इसे अलगर जैव ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। ये शैवाल जैसे जली फीड स्टॉक से निर्मित किए जाते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के जैव ईंधन की बात करें तो यह जैव ईंधन का विकासात्मक चरण है। इसके तहत बायो इंजीनियर सूक्ष्मजीवों और आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड फीड स्टॉक का उपयोग किया जाता है। सो आई होप सो कि हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन्स के बारे में जाना जिससे कि बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, प्रतिवर्ष कृषि से 140 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट या बायोमास उत्पन्न करने के बावजूद भी वर्तमान में पहली पीढ़ी के जैव ईंधन ही विश्व स्तर पर जैव ईंधन का मुख्य स्रोत बना हुआ है। तो ये चिंता के विषय है, जबकि हमारे पास टोटल फोर्थ जनरेशन्स के अवशेष हैं जिससे कि हम बायोफ्यूल उत्पादन कर सकते हैं। जैव ईंधन, जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 है, क्या है, आने वाले दशक में देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना, साथ ही जैव ईंधन के उत्पादन के लिए घरेलू फीडस्टॉक एवं उसके उपयोग तथा विकास को प्रोत्साहन देना। जैव ईंधन कवर, बायो एथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी। कार्यान्वयन की बात करें तो इसका कार्यान्वयन 2020 में गठित राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति या नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी NBCC द्वारा किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री होता है। सो NBCC की अगर बात करें तो इसका ये जो समिति है, इसका जो अध्यक्ष होता है वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री होते हैं। इस समिति में 14 अन्य मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं जो देश के जैव ईंधन कार्यक्रम को प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए निर्णय में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो NBCC है में नए सदस्यों को शामिल करने और इस नीति में बदलाव करने की भी अनुमति प्रदान की गई है आज के समय में। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यातोन्मुखी इकाइयों में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जैव ईंधन उत्पादन करना आज शामिल किया गया है। विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। ठीक है, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। देखिए, आप ये बात सोचेंगे कि मैं चीज़ों की स्किप क्यों कर रहा हूँ। मेरे भाई एक बात समझना कि हमारा जो मोटिव है वो ऑब्जेक्टिव पेपर को डील करना है। ठीक है, सो जो चीज़ें हाईलाइटेड है ना, हम बस उन्हीं बातों पे चलना चाह रहे हैं ताकि हमारा समय बचे और मैनी टाइम हम रिवीजन करें। देखिए, इसको पढ़ना बहुत महानता की बात नहीं है, चीज़ों को हम अपने पास कितने देर तक रख पाते हैं, बड़ी बात यह है। अभी तो प्रेशर नहीं, लेकिन भी प्रेशर और ज़्यादा आने वाला है एग्ज़ाम का भी। बहुत सारे जो उलझन है दिमाग में चल रहे, भाई सीसेट का प्रेशर है, जीएस का प्रेशर है, डायनेमिक स्टैटिक, बहुत सारे प्रेशर हैं। तो प्लीज़ ये मत सोचना मैं स्किप कर रहा हूँ, बस मैं मेन बातों को लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है, अगर वहाँ पे मुद्दा आ गया तो आप एलिमिनेट भी करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम क्या है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम NBP को अधिसूचित किया है। यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2021-22 से 25-26 की अवधि तक जारी रहेगा। तो ये टाइमिंग आपको याद रखना है, 2021-22 से 2025-26 का यह टाइम पीरियड है किसका? राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम का। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पर अन्य योजनाएं हैं, जैसे उपयोजना, उद्देश्य, विस्तार और लाभ क्या है। जैसे अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, शहरी औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट अवशेषों से ऊर्जा कार्यक्रम क्या है? यह अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के सफल प्रवर्तन के संबंध में परियोजना के विकासकर्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता तथा कार्यान्वित निरीक्षण करने वाली एजेंसियों को सेवा शुल्क प्रदान करता है। लाभ क्या होगा? इससे अपशिष्ट निपटान के सुरक्षित तकनीक के रूप में उन्नत
साधनों का उपयोग किया जाता है। इससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होता है, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होता है और धातुओं का पुनर्चक्रण होता है। देखिए मैं इसको क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आया है कि ये ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं ना, GHG, उसके एमिशंस कम से कम होते हैं, इसलिए मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा। क्योंकि पर्यावरण कंजर्वेशन, पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी भी परियोजनाएं कार्यक्रम है वो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बायोमास कार्यक्रम क्या है? उद्योगों में बायोमास ब्रिकेट, पेलेट, विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना तथा बायोमास जो कि गैर खोई आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं का समर्थन करना तथा IREDA इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। क्लियर? तो बायोमास अगर कार्यक्रम की बात करें तो इस एजेंसी का आप नाम रखें कि IREDA इसका कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, इससे लाभ क्या है? इससे पराली दहन की घटनाओं में कमी आएगा और यह किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेगा, साथ ही बेहतर पर्यावरण संबंधी कार्य प्रणालियों को आरंभ करेगा और प्रदूषण को कम करेगा। ठीक है, सो पराली से जुड़ा हुआ मामला था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में पराली के मुद्दे बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि पूरा दिल्ली NCR में पोल्यूशंस के भी घटा छा जाते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो बायोमास कार्यक्रम IREDA इसका रेगुलेटरी एजेंसी है। ठीक है, और ये पराली दहन को घटनाओं को कम करेगा। तो आई होप सो कि अगर जब पराली घटना की बातें आती हैं तो बायोमास कार्यक्रम को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बायोगैस कार्यक्रम, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, स्वच्छता में सुधार होगा, रोजगार सृजन होगा, साथ ही बायोगैस संयंत्र से निकलने वाले जो घोल कर्दम हैं रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में कार्य कर सकता है या उसके उपयोग को कम कर सकता है। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें, ठीक है, तो उपयोगकर्ताओं की लघु ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना। इसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की नामित कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी PIA, बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केंद्रों BDDC द्वारा लागू किया जाएगा। IREDA और नाबार्ड और RBI द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान भी PIA से परामर्श के उपरांत इसे लागू कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान, PM कुसुम। ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है और बहुत योजनाओं में रहता है। ठीक है, सो हाल ही में केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना प्रदर्शन में सुधार के लिए सौर ऊर्जा जनरेटर घटक A शामिल के लिए परफॉर्मेंस बैक गारंटी PBG खंड को हटा दिया है। सॉरी, PM कुसुम योजना क्या है? सो इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2019 में आरंभ किया गया। तो आई होप सो आपको पता होगा, ये डेट आप याद रखना, 2019 इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, लेकिन वनडे एग्जाम अगर PCS में बातें पूछ सकता है। ठीक है, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राज्य नोडल एजेंसियां, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, डिस्कॉम और किसानों। ये डिस्कॉम वर्ड पता है क्या होता है? जो हमारे राज्य में बिजली होती है ना, तो बिजली को खरीद कर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, जैसे बहुत जगह टाटा वाले होते हैं, आपका जो मंथली बिल आता होगा घर पे बिजली का तो टाटा कंपनी का आता होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी होती है ना, इनको हम डिस्कॉम कहते हैं। बिजली को आपके घर तक फैसिलिटीज़ देने का, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, कनेक्शन देने का जो कार्य जो कंपनी करती है उसी को डिस्कॉम कंपनी कहते हैं। ठीक है, किसानों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा उपयोग करते हुए किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के हिस्से के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के स्रोतों से विद्युत स्थापित क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 40% कर देना है। सो ये है हमारा PM कुसुम योजना। लक्ष्य क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 तक 30.8 गीगावाट सौर क्षमता को जोड़ना। पहले यह 2022 तक पूरा किया जाना था और डीजल पंपों को सोलर पंपों में बदलकर कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण
करने का इनका योजना है। पीएम कुसुम कुछ घटक है, क्या है घटक ए की बात करें तो व्यक्तिगत किसानों, सहकारिताओं, पंचायतों, किसान उत्पादों संगठनों द्वारा बंजर या परती या चारागाह या दलदली या खेती योग्य भूमि पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने किए जा सकते हैं। इसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद आरपीजी कहा जाता है। तकनीकी व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर राज्यों द्वारा 500 किलोवाट से छोटी परियोजनाओं की अनुमति पहले अनुमति नहीं थी दी जा सकती है। ठीक है, इसके तहत उत्पादित विद्युत को विद्युत वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम से संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित पूर्व निश्चित टैरिफ पर खरीदेगी। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन 0.40 पैसे प्रति यूनिट या 6.60 लाख रुपए प्रति मेगावाट या प्रति वर्ष जो भी कम हो 5 वर्षों के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा डिस्कॉम को, ठीक है, आरपीजी से विद्युत की खरीद हेतु प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सो जो आरपीजी है ना, आप इसको बिल्कुल ये मत सोचना कि क्या यहाँ पे जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है ना, सोलर प्लांट के द्वारा जो भी एक किसी जगह पे सोलर प्लांट स्टेब्लिश करके जो ऊर्जा का उत्पादन, उसको वहाँ पे इसको नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक आरपीजी की बात की जा रही है। ठीक है, घटक बी की बात करें तो इसके तहत 20 लाख व्यक्ति किसानों को 7.5 हार्स पावर तक की क्षमता के स्टैंड अलोन सोलर पंप जहां की ग्रिड की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है स्थापित करने की सहायता प्रदान किया जाएगा। 7.5 हार्स पावर से अधिक क्षमता से पंप भी स्थापित किए जा सकते हैं। हालांकि वित्तीय सहायता 7.5 हार्स पावर क्षमता के पंप तक ही सीमित रहेगा। इसके तहत स्वदेशी सौर सेल और मॉड्यूल के साथ स्वदेशी रूप से विनिर्मित सौर पैनलों का उपयोग करना अनिवार्य है इस योजना के तहत। घटक सी की बात करें तो डीजल पंपों की बजाय कृषि फीडरों का सौरीकरण करना, साथ ही 15 लाख व्यक्तिगत किसानों को 7.5 हार्स पावर तक की क्षमता वाले पंपों का सौरीकरण करने में सहायता प्रदान करना। घटक बी और सी के लिए केंद्र सरकार पंप लागत का 30% वहन करती है, जबकि 70% राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, ये जो पीएम कुसुम योजना है इसके जो घटक ए, घटक बी, घटक सी है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। घटक ए की बात करें तो विकेंद्रीकृत ग्राउंडेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट की स्थापना करना। ठीक है, इसकी मतलब क्या, इसका रिन्यूएबल का मतलब ऐसा होता है कि आप सोलर प्लांट जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन कर सको। घटक बी की बात करें तो स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा स्थापित कृषि पंपों का स्थापना, और सी की बात करते किसी संबंधी फीडरों का सौरीकरण यानी ग्रिड कृषि पंपों के सौरीकरण के रूप में शुरू किया गया। तो ये टोटल घटक है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अन्य सौर ऊर्जा संबंधी कुछ सुर्खियां हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसको एवरीबडी देखेंगे। ठीक है, मैं बस मेन पॉइंट पर चल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे है ऑर्गेनिक सौर सेल्स क्या है। सो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने इस्पात के ऊपर कार्बनिक पदार्थों की परत चढ़ाकर कार्बनिक सोलर सेल विकसित किया है। यह एक इस्पात की छत को एक ऊर्जा उत्पादक उपकरण में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, सो ऑर्गेनिक सोलर जो सेल्स है उभरती हुई फोटोवोल्टिक तकनीकों में से एक है। इन्हें तीसरी पीढ़ी के सौर सेल्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रकाश अवशोषण परत के रूप में कार्बनिक बहुलक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। जो ऑर्गेनिक सोलर सेल है इसके लाभ क्या है, ये हल्के होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, इनकी विनिर्माण लागत भी कम होती है, इनमें अन्य सौर प्रौद्योगिकी की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा संग्रहित करने का क्षमता होता है। सो आई होप सो कि आप समझ गए। हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ऑर्गेनिक सोलर सेल्स क्या है और इसका पहल किसने किया, तो आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा ये विस्तृत रूप इसका दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सोलर ऊर्जा परियोजना एग्जाम में आ चुका भी है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का शुरुआत किया। एनटीपीसी तेलंगाना के रामाकुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का संचार कर रहा है। यह परियोजना उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से भी संपन्न है। सो आई होप सो आप ये जगह याद रखना, तेलंगाना का रामाकुंडम आपको याद रहे, भूलना नहीं।
ठीक है। घर के ऊपर सौर अभियान, सोलर रूफटॉप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने अखिल भारतीय रूफटॉप और जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित करने के लिए जन समर्थन जुटाना है। इस अभियान का लक्ष्य 100 भारतीय कस्बों, शहरों, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 के कस्बों, यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है कि किस टियर को शामिल किया गया था, टियर 2 और टियर 3 के कस्बों, शहरों के बीच सौर रूफटॉप के बारे में जो जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय सरकारों, नागरिकों और नगरपालिकाओं के साथ लाना है। सरकार सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए परिवारों को 40% सब्सिडी प्रदान कर रही है। ठीक है। विद्युत, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, नियमावली 2022। आई होप सो आप इसको देखेंगे। ठीक है। हम चलते हैं अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पे। कोल बेड मीथेन क्या है? ठीक है। सो कोल बेड मीथेन, ठीक है, का जो उपयोग है किया जा सकता है किसमें? ईंधन के रूप में, सीएनजी वाहनों, ठीक है, वाहनों में सीएनजी के रूप में, उर्वरक उत्पादन के रूप में, औद्योगिक क्षेत्र में, सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में, रोलिंग मिल में, इस्पात संयंत्रों में, मेथनॉल उत्पादन आदि में। ठीक है। सो आई होप सो कि इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है तो हमें जानना भी चाहिए क्या है। कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन की जा चुकी भूमि का उपयोग के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक है। इन दिशा निर्देशों में ऐसी भूमि पर तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, कोल बेड मीथेन निष्कर्षण इकाइयों तथा कोयले से रसायन उत्पाद संयंत्रों का स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। कोल बेड मीथेन प्राकृतिक गैस का एक अंतर परंपरागत रूप है। यह कोयले के भंडार या कोयला संयंत्रों में पाया जाता है। इसका निर्माण कोयला बनने और वनस्पति पदार्थों के कोयले में बदलने की प्रक्रिया के दौरान का है यह। तो आई होप सो आप समझ गए क्या मामला है। कोल बेड मीथेन कोयला और मीथेन रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान बनता है। रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान कोयला और जल से संतृप्त हो जाता है और मीथेन कोयला संयंत्रों के अवरुद्ध हो जाती है। इस तरह कोयला बेड मीथेन प्राप्त होती है। तो मेरे बढ़िए कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या बातें हो रही हैं। सो प्लीज़ थोड़ा समय कम है, आप चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा स्किप करके पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में कहाँ से बातें क्या बनने वाली। लेकिन जो हाईलाइटेड हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, ऐसे सब्जेक्ट का बातें हो रहा है, तो हमें वो टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोल बेड मीथेन की क्षमता को दोहन करने के लिए निम्नलिखित कानूनों के तहत कोल बेड मीथेन नीति तैयार किया है। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGCC ने भूतापीय, देखिए इसमें प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, ONGC, ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की बात की जा रही है। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करेगी। इसके लिए आयोग ने पूगा यानी लद्दाख में अपना पहला कुआं खोदना शुरू कर दिया है। तो ये जगह भी याद रखेंगे। ठीक है। ओके। भूतापीय विद्युत संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए जलतापी यानी हाइड्रोथर्मल संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस संसाधनों में जल यानी हाइड्रो और उष्मा यानी थर्मल दोनों शामिल होते हैं। जमीन के नीचे अधिक गहराई से गर्म पानी और भाप को भूमिगत कुआं से पाइप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसका इस्तेमाल विद्युत संयंत्र में बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा का लाभ क्या है? यह कार्बन रहित होता है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। निरंतर व बिना बाधा के बिजली आपूर्ति किया जा सकता है। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा से जुड़ी कुछ कमियां हैं। यह स्थल विशेष ऊर्जा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि का उत्सर्जन होता है। ठीक है। परिचालन क्षेत्र में भूकंप के समान हल्के झटके महसूस हो सकते हैं। ठीक है। ऊर्जा उत्पादन आरंभ करने के लिए अधिक लागत आती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्रारंभिक अन्वेषण के अनुसार भारत में लगभग 300 भूतापीय गर्म जल स्रोतें, जो कि हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। भारत में अन्य संभावित भूतापीय स्थल जैसे कि लद्दाख में चुमाथांग, गुजरात में खंभात, छत्तीसगढ़ में तातापानी,
तेलंगाना के खम्भम और महाराष्ट्र में रत्नागिरी, ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ से उत्पादन किया जा सकता है। भूतापी ऊर्जा संयंत्र के मूल प्रकार क्या है? शुष्क वाष्प। ठीक है। जनरेटर टरबाइन को चालू करने के लिए भूतापी जलाशय से सीधे भाप का उपयोग किया जाता है। अब आता है नंबर फ्लैश स्टीम का। भाप उत्पन्न करने के लिए भूतापी जलाशय के उच्च दाब वाले गर्म जल का उपयोग किया जाता है। अब नंबर आता है बाइनरी चक्र का। भूतापी गर्म जल से ऊष्मा को दूसरे तरल में स्थानांतरित किया जाता है जो भाप में बदल जाता है। ये पूरा प्रक्रिया है और इसके जो जगहें हैं वो टोटल 300 भूतापी जल स्रोतें हैं पूरे भारत की अगर बात करें तो। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन मेथेनॉल। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और टेक्रीमोट इटली की स्थित कंपनी है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत में एनटीपीसी के परियोजनाओं में वाणिज्यिक पैमाने पर हरित मेथेनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करना और पता लगाना है। ठीक है, तो ये दोनों कंपनी का नाम याद रखेंगे। एक तो है एनटीपीसी, ठीक है, और दूसरा है टेक्रीमोट। ठीक है, टेक्रीमोट ये कहाँ की कंपनी है? यह इटली की कंपनी है। ठीक है। संपीड़ित बायोगैस। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एशिया में सबसे बड़े प्लांट का ये उद्घाटन किया गया है। जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, संपीड़ित और शुद्ध बायोगैस है, इसे अपशिष्ट बायोमास स्रोतों, कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर आदि से उत्पादित किया जाता है। 2018 में सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशंस यानी सतत योजना शुरू किया था। तो यहाँ से ना इसको ना पूछ करके आपसे पूछ सकता है कि सतत क्या है। ठीक है, तो आपको सतत योजना बताना है। तो सतत के भी तहत जो कंप्रेस्ड बायोगैस का निर्माण किया जाता है और इसका जो उद्घाटन हुआ है वह केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पंजाब के संगरूर नामक जगह याद रखना। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इससे लाभ क्या है? तो यह पराली दहन और संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की समस्या को कम करेगा। यह जैविक खेती के लिए किण्वित जैविक खाद के उत्पादन में मदद करेगा। यह किसानों के लिए रोजगार और अतिरिक्त आय सृजन करने में सहायता होगा। दुनिया का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भावनगर में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पत्तन की आधारशिला रखी है। इस पत्तन में विश्व के सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगी। इसका जो परिचालन है 2026 तक आरंभ होने का उम्मीद है और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। सो आई होप सो ये जगह याद रखेंगे। गुजरात का भावनगर है और यह विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पत्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा दक्षता। इसमें पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। ठीक है, सो क्या है? सो हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 लागू हुआ है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के बारे में अगर बात करें तो यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ऊर्जा की खपत को विनियमित करने और ऊर्जा क्षमता तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने की रूपरेखा प्रदान करता था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ऊर्जा की बचत से संबंधित है। 2022 का संशोधन पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने से। देखिए 2 पॉइंट आप इसमें ऐड कर देना। 2001 वाला जो था उसमें क्या है, जो ऊर्जा संरक्षण संशोधन 2022 है 2001 की जगह यह लिया है। वहाँ पर क्या था कि ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। यहाँ पर क्या जो चीज़ें 2 पॉइंट ऐड किया गया है, पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ साथ
सारी बातें सेम टू सेम रहेंगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको याद रखना कि ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 जो है वह 2001 का जगह लिया है और 2022 में पर्यावरण की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित है। 2001 वाला जो था वह क्या था कि ऊर्जा खपत को विनियमित करने एवं ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का रूपरेखा तैयार किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। क्या है? नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI राउंड फर्स्ट का शुभारंभ किया है। SECI के मापदंडों के भारांश क्या है, ठीक है। आई होप सो आप इसको देखेंगे, समझेंगे क्या है। यहाँ पे जो बातें लिखी गई उस पर चलते हैं। यह पहला सूचकांक है जिसका लक्ष्य जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। इस सूचकांक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या क्या? ऊर्जा के सुलभता, ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार करने संबंधी प्रयासों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग प्रदान करना, राज्य स्तर पर वहनीय, सुलभ, कुशल व स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ने संबंधी योजनाओं के संचालन में मदद करना, ऊर्जा और जलवायु के अलग अलग आयामों पर ऊर्जा के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। मानदंड की अगर बात करें तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 मानदंडों पर रैंकिंग प्रदान की गई है। मानदंडों में कुल 27 संकेतक शामिल हैं। ये 6 मानदंड क्या क्या हैं? डिस्काम का प्रदर्शन, जो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी होती हैं, ठीक है। नंबर 2 ऊर्जा की सुलभता, वहनीयता और विश्वसनीयता। नंबर 3 स्वच्छ ऊर्जा पहल। नंबर 4 ऊर्जा दक्षता। नंबर 5 पर्यावरणीय संधारणीयता और नंबर 6 नई पहल। ओके, सो आई होप सो आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या बातें की जा रही हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की बात करें तो आधे से अधिक राज्यों ने औसत से अधिक स्कोर प्राप्त किए हैं, ठीक है। समग्र प्रदर्शन की अगर बात करें तो शीर्ष स्कोर प्राप्त करने वाले जो राज्य है वह है चंडीगढ़, ठीक है। हालांकि यह यूटी है। सो आई होप सो आप समझ रहे हैं कि जो शीर्ष स्थान पाया है उसमें चंडीगढ़ है। न्यूनतम स्कोर प्राप्त करने वाला अगर कोई है स्टेट तो वह है लक्षद्वीप, ठीक है। अब आते हैं विस्तार से। वर्गीकरण के आधार पर शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता की अगर बात करें बड़े राज्यों के श्रेणी में तो गुजरात, केरल और पंजाब है। छोटे राज्यों में बात करें तो गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन दीव है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, विश्व भर में अन्य ऊर्जा सूचकांक और भारत का प्रदर्शन की बात करें तो जो भारत का स्थान आया है 75वां स्थान आया है 127 में। 2021 की बात है। यह किस में? वर्ल्ड एनर्जी ट्रिलेमा इंडेक्स में, ठीक है। और ये प्रकाशित कौन करता है? तो ये प्रकाशित करता है विश्व ऊर्जा परिषद। क्या मापता है? यह किसी देश की ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा क्षमता, पर्यावरणीय संधारणीयता के संदर्भ में ऊर्जा प्रणाली में प्रदर्शन को मापता है, ठीक है। भारत 87 नंबर पे है 115 देशों में। 2021 का रिपोर्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स ETI। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्या देखता है? यह देश की ऊर्जा प्रणाली संबंधी जानकारी की जांच करता है। भारत तीसरे नंबर पर है 40 देशों में, 40 में टोटल। 2021 का रिपोर्ट है। कौन ये देता है? तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री एट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है। और ये कौन जारी करता है? तो अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। भारत 10वां नंबर है टोटल 63 में। 2022 का यह रिपोर्ट है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI के द्वारा यह देखा जाता है और ये जर्मन वॉच EV के द्वारा ये पब्लिश किया गया है, ठीक है। सो और सबसे अच्छा प्रदर्शक की अगर बात करें तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रिलेमा इंडेक्स की बात करें जो कि विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा प्रकाशित होता है, तो इसमें स्वीडन टॉप पर है, स्विट्जरलैंड और फिर डेनमार्क है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की अगर बात करें जिसमें कि भारत 87 नंबर पे है, ठीक है। टोटल ओवरऑल 115 में, तो इसमें स्वीडन पहले पर है और नॉर्वे और डेनमार्क सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं, ठीक है। अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा जो पब्लिश की जाती है रिपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री
अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे भारत है 40 नंबरों पर। 2021 की बात है तो इसमें शीर्ष है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। ठीक है, सो एवरीबॉडी आई होप सो कि आप इसको समझ रहे होंगे और या आप इसको रिकॉल रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सक्षम 2022 क्या है? तो निर्भरता कम करना, ईंधन संरक्षण, हरित पर्यावरण का संदेश प्रसारित करना हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA का एक वार्षिक जन केंद्रित ईंधन संरक्षण अभियान है। यह 1 महीने तक चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संधारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, NMF। ओके, चलिए चलते हैं। हाल ही में सरकार ने कृषक समुदाय के लाभ के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, शुरू किया है। यह पोर्टल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। सो आई होप सो कि आपको ये रिमेंबर रहेगा कि यह पोर्टल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है ना। इसमें क्या है कि वर्तमान में भारत में जो प्राकृतिक कृषि है उसके अंतर्गत 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक कृषि के बारे में क्या है? यह एक पारिस्थितिकी कृषि दृष्टिकोण है। इसमें कृषि प्रणाली प्राकृतिक जैव विविधता के साथ कार्य करती हैं। यह मृदा की जैविक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है तथा खाद्य उत्पादन प्रणाली के साथ साथ जीवित जीवों की जटिलता का भी प्रबंधन करती है। यह रसायन मुक्त पशुपालन आधारित कृषि होती है। ठीक है, सो प्राकृतिक कृषि के जो घटक हैं, ठीक है, बीजामृत, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत गाय के गोबर, मूत्र और चूने के मिश्रण से बीजों को पोषण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? वापसा क्या है? इसके तहत जलवाष्प का संघनन करने के लिए मिट्टी में केचुआ को सक्रिय किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है? पादप संरक्षण। ये क्या है? इसके तहत जैविक मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। यह कीट रोगों, खरपतवार की समस्या को कम करने के लिए के साथ साथ पादपों की सुरक्षा करता है, साथ ही मिट्टी उर्वरता में सुधार करता है। और क्या है? मल्विंग। ये क्या है? इसके तहत मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए वृक्षों, फसल, बायोमास आदि का उपयोग करके सूक्ष्म जलवायु दशाओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है? जीवामृत। इसके तहत गोमूत्र, गोबर, बेसन, दाल से बना और गुड़ के मिश्रण का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। तो प्राकृतिक कृषि के कुछ घटक है 1 2 3 4 5। सो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के बारे में। भारत में प्राकृतिक कृषि का जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, ठीक है, PKVY के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, सो PKVY यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी सेंट्रल स्पॉन्ड यह योजना है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक उप मिशन है जो कि सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के दायरे में आता है। ठीक है, सो प्राकृतिक कृषि के लाभ क्या हैं? यह कीटनाशकों और रसायनों से संबंधित पर्यावरणीय जोखिमों को कम करती है। इससे स्वस्थ मृदा का निर्माण होता है। तीसरा क्या है? इससे मृदा अपरदन की कमी आती है, जो मृदा का कटाव होता है उसका भी कमी आती है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यह जल संरक्षण और बेहतर जल स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्या है? इसमें शैवाल प्रस्फुटन में कमी आती है। नेक्स्ट क्या है? यह पशु स्वास्थ्य और जन कल्याण में सहायक होता है। यह जैव विविधता को बढ़ावा प्रदान करता है। अगर ये पेपर मेंस का होता ना तो बहुत अच्छे पॉइंट थे प्राकृतिक कृषि के लाभ के। ठीक है, सो ऐसी चीज़ों को प्लीज़ आप नोट डाउन कर लिया करो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस यहीं से आएगा तो आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।
जो पेपर आता है ना कंप्रीहेंशन में भी साफ साफ पूरी बातें दे दी जाती है, वहाँ से आपको भी आंसर करेक्शन करना होता है। तो आई होप सो कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर थोड़ी सी मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे तो प्लीज़ आप नेट पर जाकर, या आपके पास आई होप सो कि अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर होगा। आप उन पेपरों को देखिए, तब आपको ये बात, इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। इस योजना का जो कुल परिव्यय है 6 वर्षों यानी 2019-20 से 24-26 की अगर बात करें तो 4645.69 करोड़ रुपए की बात यहाँ पर कही गई है। यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है। ठीक है। अगर आप जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा उसका अगर डिबेट आप सुने होंगे तो बहुत सारे राज्यों ने ये बोला है कि जो मनरेगा है वहाँ पर बहुत सारे राज्यों को पैसा उसका नहीं दिया गया है। तो वहाँ पर वित्त मंत्री ने एक बात बोला है कि यह मांग आधारित कार्यक्रम है, मांग आधारित ये स्कीम चलाया गया है। तो उस चीज़ को आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि के बीच में समानता क्या है? दोनों प्रकार की कृषि गैर रासायनिक तरीके से की जाती हैं। ये दोनों कृषि पद्धतियाँ विविधता पर आधारित हैं। इसमें खेत पर ही बायोमास का प्रबंधन और जैविक पोषण का पुनर्चक्रण किया जाता है। इसमें विविधता, बहुफसली चक्रीकरण और संसाधन का पुनर्चक्रण प्रमुख है। जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि कुछ अंतर भी होते हैं। इसमें खेत से बाहर के यानी ऑफ फार्म ऑर्गेनिक और जैविक आदानों का उपयोग किया जाता है। ये आदानों का मतलब क्या है? जो आप आयात करते हैं। ठीक है। क्या आयात? ऑर्गेनिक और जैविक जो तत्व हैं जिसको आप मंगवाते हैं। प्राकृतिक कृषि में क्या है? इसमें किसी भी बाहरी इनपुट का उपयोग नहीं किया, लिए इसमें किसी भी आदान की आवश्यकता नहीं होती है। इस कृषि में देसी गाय के ऑन फार्म इनपुट जीवामृत घन जीवामृत शामिल होते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? जैविक कृषि में, इस कृषि में खनिजों का उपयोग के माध्यम से सूक्ष्म पोषण सुधार किया जाता है। और प्राकृतिक कृषि में इसमें खाद और वर्मी कंपोस्ट और खनिजों का उपयोग करने की जो अनुमति होती है वो नहीं होती है। ठीक है। जैविक कृषि क्या है? हल जुताई, खाद मिलाना, निराई और अन्य मूलभूत कृषि गतिविधियां की अभी भी आवश्यकता है। ठीक है। और प्राकृतिक की अगर बात करें तो इनमें न हल, न मिट्टी, न जुताई, न खाद और न ही निराई की आवश्यकता होती है। जैविक खेती में यह कृषि व्यापक रूप से लोकप्रिय है। इसका वैश्विक बाजार 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ठीक है। अब प्राकृतिक कृषि की बात करें तो यह कृषि के उभरते बाजार अभी भी विकासशील अवस्था में है, यानी उतना विकसित नहीं, उतना इनकी फेस वैल्यू भी नहीं दी गई है मार्केट में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज 2023 मस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। सो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन इटली के रोम में किया गया था। तो ये जगह आप याद रखना, इटली का रोम, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के बारे में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है ना, प्लीज़ आप याद रखना, ये क्वेश्चंस आई होप सो कि आने वाला ही है। संयुक्त राष्ट्र 2021 ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, करने के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ठीक है। तो जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023 खाद्य सुरक्षा और पोषण के मोटे अनाजों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाएगा। ठीक है। ये जो मोटा अनाज है 2023 निम्नलिखित के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। क्या क्या? विश्व उत्पादन के वृद्धि के लिए, विश्व उत्पादन वृद्धि में कुशल प्रसंस्करण और फसल चक्र के बेहतर उपयोग का, खाद्य बास्केट के एक प्रमुख घटक के रूप में मोटे अनाजों का बढ़ावा देने का, मोटे अनाजों का अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का। ठीक है ना। तो आई होप सो कि आप इसको समझ रहे हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। मोटे अनाज के बारे में, बाजरा छोटे दाने वाले अनाजों के एक विविधतापूर्ण समूह से संबंधित है। यह भारत के विभिन्न भागों में स्वदेशी किस्मों के रूप में उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों को लोकप्रिय रूप से पोषक अनाज, ठीक है, कहा जाता है क्योंकि यह मानव शरीर के सामान्य कामकाज हेतु आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनमें 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% वसा, 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट
और 15 से 20% आहार युक्त फाइबर होता है। हरित क्रांति के पहले मोटे अनाज भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाले अनाजों में से एक थे। हालांकि मोटे अनाजों को पशुओं को खिलाने के लिए एक सीमांत चारे फसल के रूप में भी बदल दिया गया है। भारत में प्रति वर्ष लगभग 16 मिलियन टन बाजरे का उत्पादन होता है। यह विश्व के कुल उत्पादन का 20%। अफ्रीका, अमेरिका इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत ने 2021-22 के दौरान 34.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मोटे अनाज को निर्यात किया है। ठीक है, भारत में शीर्ष 5 मोटे अनाज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि बातें क्या की जा रही हैं। मोटे अनाज के फायदे, उपभोक्ता, किसान और परितंत्र के बारे में बात करें तो ये मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त होने के कारण सीलिएकल रोगियों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज़, गैस्ट्रिक अल्सर या आंत में कैंसर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह प्रोबायोटिक का भी काम करते हैं। ये कब्ज, अधिक गैस बनने जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। यह एनीमिया, यकृत विकार और अस्थमा को कम करने में सहयोगी होता है जो इसके यूज करते हैं। अगर किसान की बात करें, इनकी खेती जोखिम की संभावना कम होती है क्योंकि ये चरम मौसम को सहन करने में सक्षम होते हैं। इनकी खेती में उर्वरकों, कीटनाशकों जैसे इनपुट्स की आवश्यकता कम पड़ती है। इन्हें मिश्रित फसल की खेती के तहत अंतर फसल के रूप में उगाया जा सकता है। अगर परितंत्र की बात करें तो मोटे अनाज संधारणी, उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। यह जलवायु कार्रवाई से जुड़े प्रयासों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह शून्य भूखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। ये बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो आई होप सो कि हमने उपभोक्ता के भी रूप में देख लिया, किसान के भी रूप में देख लिया और परितंत्र के भी रूप में देख लिया मोटे अनाज के फायदे। ठीक है, प्रत्यक्ष धान बीजारोपण। ठीक है, इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है। देखिए, जो डायरेक्ट सीड्स राइस होता है ना, DSR, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट सीड्स राइस है, नर्सरी से रोपापरण के बजाय खेत में बोए जाने वाले बीजों से धान की फसल तैयार करने की प्रक्रिया है। यह पानी बचाने धान की बुआई का एक तकनीक है। जो DSR है को बीज बिखराव तकनीक यानी ब्रॉडकास्टिंग पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही था चर्चा में। और चावल की खेती की अन्य पद्धतियाँ, चावल गहनता प्रणाली, प्रतिरोपण, ठीक है, ड्रिलिंग पद्धति, आप प्लीज़ इसको देख लेना। ठीक है, यह चर्चा में क्यों आया था? किसानों ने पंजाब में धान की रुपाई के लिए जो डायरेक्ट सीड्स राइस तकनीक है को अपनाने से मना कर दिया था, इसलिए चर्चा बन गया। तो वहाँ पे एक टेक्निक आ सकता है कि क्या होता है, तो बता सकते हैं कि नर्सरी से रुपाई के बजाय खेत में बोए जाने वाले बीजों से धान का फसल तैयार करने की प्रक्रिया को हम DSR कहते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो तकनीक है, बाकी ये चावल गहनता, प्रतिरोपण, ड्रिलिंग पद्धति और जापानी पद्धति, इनको आप प्लीज़ देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राइट टू रिपेयर क्या है पोर्टल। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने संधारणी उपभोग के माध्यम से LIFE यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राइट टू रिपेयर एक समिति का गठन किया है। क्या है? इस फ्रेमवर्क के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को पहचान की गई है। क्या है? कृषि संबंधी उपकरण, मोबाइल फोन, टैबलेट, उपभोक्ता वस्तुएं, ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल उपकरण। राइट टू रिपेयर आंदोलन के बारे में। राइट टू रिपेयर आंदोलन एक समर्थक कंपनियों को उपभोक्ता तथा मरम्मत करने वाली दुकानों के साथ स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और उत्पाद की मरम्मत के लिए आवश्यकता जानकारी साझा करने की मांग करते रहे हैं। इससे उन उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ाया जा सकता है जिन्हें अपशिष्ट में जाने से बचाया जा सकता है, कूड़ा बनाने से बचाया जा सकता है। राइट टू रिपेयर को अमेरिका व ब्रिटेन सहित यूरोपीय संघ भी मान्यता दी गई है। ठीक है, क्या है यह? राइट टू रिपेयर से जुड़ी चिंताएं। एप्पल, टेस्ला आदि जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने इस अधिकार के खिलाफ निम्नलिखित तर्क दिए हैं। क्या दिए हैं? राइट टू रिपेयर उपकरणों से मरम्मत करने वाला कोई तीसरा पक्ष बौद्धिक संपदा तक पहुंच प्राप्त कर लेगा, यानी यहाँ पर कॉपीराइट की बातें आ रही हैं। ठीक है, इनकी यह भी चिंता है कि
अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा मरम्मत करने से उनके उपकरणों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ठीक है, संबंधित सुर्खी और राइट टू रिपेयर पोर्टल के बारे में क्या है, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये मंत्रालय का नाम भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। राइट टू रिपेयर पोर्टल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के अवसर पर लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर उत्पादक या विनिर्माता ग्राहकों के साथ उत्पाद विवरण के मैनुअल को साझा करेंगे। इसे ग्राहक किसी उत्पाद को मूल विनिर्माता पर निर्भर रहने की बजाय तीसरे पक्ष से या स्वयं रिपेयर कर सकता है। प्रारंभ में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ऑटोमोबाइल, कृषि उपकरणों इसके अंतर्गत किया जाएगा। सो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर आप याद रखेंगे। ठीक है, बांध सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, सो क्या है, सो पूरी बातों को नहीं देख करके जो विवाद था, जो वहाँ से मैटर उठा, उसको देख लेते हैं। मुल्ला पेरियार बांध 126 वर्ष पुराना यह बांध है। इसमें स्वामित्व और संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की है। यह पेरियार नदी के ऊपरी भाग में स्थित है। यह नदी तमिलनाडु में उद्भव होने के बाद केरल में प्रवाहित होती है। बाढ़ द्वारा निर्मित जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। विवाद के हेतु उत्तरदायी कारण क्या है। 1986 में त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश शासन के साथ 999 वर्ष के पट्टे के समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत मेल्ला पेरियार बांध का परिचालन का अधिकार तमिलनाडु को सौंप दिया गया था। केरल का दावा है कि बांध का जो संरचना कमजोर है, यह किसी भी समय नष्ट हो सकता है। इससे राज्य में हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती है। दूसरी ओर तमिलनाडु का दावा है कि मुल्ला पेरियार बांध सुरक्षित तथा अच्छी तरह से प्रबंधित है। ठीक है, रूल कर्व। ठीक है, तमिलनाडु जल संसाधन संगठन ने के अनुसार मुल्ला पेरियार बांध देश का पहला जलाशय बन गया है जिसके लिए रूल कर्व लागू किया गया है। ठीक है, ये क्या है रूल कर्व। सो रूल कर्व विधि के तहत किसी जलाशय में भारी अंतर्वाह प्राप्त होने पर जल को अनुमेय अधिकतम स्तर तक संग्रहित करने की अनुमति नहीं होती है। यह किसी भी बांध के मुख्य सुरक्षा तंत्र का हिस्सा होता है। तो आई होप सो आप समझ गए कि रूल कर्व विधि क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुर्खियों में रही जल विद्युत परियोजनाएं क्या है। क्वार जल विद्युत परियोजना, यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में स्थित है, चिनाब नदी पे। ठीक है, अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना, यह अरुणाचल प्रदेश के यंगकियोंग में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इसको निर्मित करने का प्रमुख उद्देश्य चीन की सियांग नदी की जल डायवर्जन योजना को प्रतिसंतुलित करना, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को जल राशि प्रदान करती है। दिबांग जल विद्युत परियोजना क्या है, इसका जो स्थान है अरुणाचल प्रदेश, यह निचली दिबांग घाटी जिला में परियोजना है और यह दिबांग नदी पर अवस्थित है। इसका बांध आंसू पानी और दिबांग नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। अन्य अगर पेड़ की बात करें जो दिबांग जल विद्युत परियोजना है को समुद्र तल से 278 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित किया जाएगा। इसे विश्व के सबसे ऊंचे कंक्रीट गुरुत्वीय बांध के रूप में डिजाइन किया गया है। सो इम्पॉर्टेंट है अपने क्वालिटी के अनुसार से, सो प्लीज़ आप इसको रिमाइंड रखना है। एटालिन जल विद्युत परियोजना, इसका स्थान अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में है। दिबांग घाटी पूर्वी हिमालय पश्चिम जैव विविधता हॉटस्पॉट में अवस्थित है। यह वनस्पतियों और जीवों की विशेष एवं स्थानीय प्रजातियों जैसे कि बाघ, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियाई गोल्डन कैट, रेड पांडा आदि अधिवास करते हैं। नदी दिबांग की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, और इसे 2008 में प्रस्तावित किया गया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 3097 मेगावाट है। इसे दीर नदी और टैंगन नदी पर 2 बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, गहरे समुद्र गहन की बात करें तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि विश्व के महासागरों के तलों का 54% किसी भी देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है
कि 54% जो महासागरों का तल है, ठीक है, वह किसी भी देश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। सो यहाँ जो मौजूद खनिज संसाधन है को संपूर्ण मानव जाति के लिए साझी विरासत माना गया है। भाई इस पे किसी का जब हक नहीं है तो पूरा जो विश्व है उस पे पूरे विश्व का अधिकार हुआ, किसी एक देश का न हो करके। तो इस बात को कहा गया, ये डाटा प्लीज आप याद रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सागर नीतल प्राधिकरण, सो यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह 1994 में अस्तित्व में आया जब संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय UNCLO अनक्लॉस 1982 लागू हुआ था, ठीक है। सो एवरीबॉडी ये जो मामला है ना, आप इसको याद रखना पूरा क्या है, ठीक है। और इसमें जो समुद्र का जो तल होता है वहाँ से जो खनिज होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनको अब्जॉर्ब करने की बातें कही गई हैं, ठीक है। तो उन्हीं से जुड़ा पूरा मामला है। तो इसमें मुझे कुछ खास बातें नहीं लगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के स्मार्ट आधुनिक उपकरणों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखना अगर इंटरेस्ट है। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ वैसे मुद्दे आने वाले हैं जो, हाँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सागर नीतल प्राधिकरण है इसके बारे में मैंने बात कर लिया। क्वेश्चन अगर आना होगा तो यहाँ से आएगा। इसका जो मुख्यालय है किंगस्टन जमैका में है। सो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे और भारत इसका सदस्य है, ठीक है। नदी परियोजना की अगर बात करें तो कलासा बंडोरी परियोजना, केंद्र ने कलासा बंडोरी नहर निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत महादई नदी को दो सहायक नदियों कलासा और बंडोरी में जल मालप्रभा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। महानदी नदी को मंडोवी के नाम से भी जाना जाता है। मंडोवी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र होकर बहती है। इस परियोजना का लक्ष्य मंडोवी नदी पर कई बांधों का निर्माण करना है। इन बांधों के निर्माण का उद्देश्य उत्तरी कर्नाटक के सूखा प्रभावित शहरों के लिए पेयजल उपलब्ध कराना है। सो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्या है? हाल ही में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति की 20वीं बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में समिति ने ILR, ठीक है, के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाओं के लिए हिस्से के रूप में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ पार्वती कलिंगम चंबल संपर्क नहर परियोजना का एकीकरण करने पर विचार करने का प्रस्ताव अपनी मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। और ये जो परियोजना है का जो गठन सितंबर 2014 में नदियों को जोड़ो कार्यक्रम को आपसी परामर्श के जरिए लागू करने के लिए किया गया था, ठीक है। और परियोजना के अंतर्गत चंबल बेसिन के भीतर जल के अंतर बेसिन स्थानांतरण की परिकल्पना की गई है। और ये जो पूर्वी राजस्थान का जो नहर लिंक किया जा रहा है, अगर इसके तहत बात करें तो वाटर चैनलों का एक नेटवर्क तैयार करेगा जो राजस्थान के 23.67% क्षेत्र और राज्य की 41.13% आबादी को जल आपूर्ति करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ के लोगों के हिसाब से, लोगों के लिए, ठीक है। सो आई होप सो आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये फास्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशंस आप इसको देखेंगे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह रिपोर्ट है, ठीक है। ये रेना 21 भी प्लीज़ इसको आप देख लेना। आगे चलते हैं। लास्ट चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 5 भूगोल, ज्योग्राफी नाम से 2-3 पॉइंट है, बस इसको देख लेते हैं जल्दी से और ये पार्ट 2 फिनिश हो जाएगा। समुद्र तल का प्रसार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अगर बात करें तो एक अध्ययन के अनुसार विश्व स्तर पर समुद्र तल का जो प्रसार है 35% तक धीमा हो गया है, ठीक है। इस मंद विस्तार के लिए रिपोर्ट में 2 कारकों की पहचान की गई है। पहला, ऊपर उठते पर्वत और दूसरा मेटल से होने वाला संवहन में परिवर्तन। मेटल में होने वाले संवहन के तहत पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का परिवहन पृथ्वी की सतह की ओर होता है। समुद्र के तल के विस्तार की अगर बात करें तो एक भौगोलिक प्रक्रिया है। इसमें पृथ्वी के सबसे बाहरी परत अर्थात भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। 2 विवर्तनिक प्लेटों के प्रसार यानी विपरीत दिशा में गति की बात की जा रही है के कारण रिक्त स्थान का निर्माण होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा निकलकर इस रिक्त स्थान को भर देता है। यह मैग्मा ठंडा होकर एक नवीन महासागरीय परपट्टी का निर्माण करता है। यह
गतिविधियां मध्य सागरी कटक के समीप घटित होते हैं। कटक समुद्र तल के ऊपर की ओर उठने वाली बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कि वर्ष 1950 के बाद छठी बार ला नीना की स्थिति तीसरे वर्ष भी बनी हुई है। सो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMDB की अगर बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बनी हुई थी। देखिए, ये जो ला नीना अल नीना है ना, इसकी अगर बात करें तो जो ला नीना है वह गर्म जल में उत्पन्न होता है, और ला नीना जो है वह सामान्य से जब जल ठंडा हो जाता है, सामान्य टेम्परेचर से जब ठंडा स्थिति में चला जाता है तो ला नीना उत्पन्न होता है। ठीक है, और विश्वती प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान भिन्नता के कारण ये घटित होता है। ये फैक्ट याद रखना कि विश्वती प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान भिन्नता के कारण ला नीना और अल नीना का निर्माण होता है। ला नीना के बारे में अगर बात करें तो ला नीना मौसम से जुड़ी परिघटना है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका मतलब लिटिल गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। यह परिघटना तब प्रकट होती है जब पूर्वी भूमध्य प्रशांत सागरी में समुद्र सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इसको ला नीना के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर है, ठीक है, यानी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट पर एक मजबूत उच्च दाब क्षेत्र बनता है। यह अल नीनो के विपरीत स्थिति है। अल नीनो को लिटिल बॉय या क्राइड चाइल्ड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, सो आई होप सो कि चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ला नीना के प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसकी वजह से भारत में अधिक मानसूनी वर्षा होती है। जो ला नीना है यह भारत में सबसे अधिक वर्षा का ये कारण बनता है। ठीक, और ला नीना आप यहाँ से जो मैं ये छोटा सा पॉइंट नोट किया हूँ, ठीक है, ला नीना सामान्य से जब जल ठंडा हो जाता है तो ला नीना होता है। और ये भारत के लिए क्या इसका इम्पैक्ट है, ठीक है, तो इसकी वजह से भारत में अधिक मानसूनी वर्षा होती है। अटलांटिक महासागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार तथा तीव्र हरिकेन और चक्रवात आते हैं। पेरू और इक्वाडोर में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा होता है। पश्चिम प्रशांत हिंद महासागर और सोमालियाई तट के से दूर के क्षेत्रों में उच्च तापमान देखा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में हीट वेव की हालिया घटना के पीछे ला नीना उत्तरदायी। देखिए, हीट वेव क्या होता है, हीट वेव की अगर बात करें तो क्या होता है। देखिए, एक गर्म के महीने में जब एक उच्चतम तापमान पर, ठीक है, 2 से 3 दिन या उससे ज़्यादा के दिन में जब उच्च से ज़्यादा के तापमान के या टेम्परेचर पर जब हवा चलती है, ठीक है, तो उसको हम हीट वेव के सारणी में लेते हैं। 1-2 दिन के बाद नहीं, जब उच्च एक तापमान हो और वो नियत 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है, तो उसको हम हीट वेव की श्रेणी में लेते हैं। ठीक है, काराकोरम विसंगति क्या है। वैज्ञानिकों ने काराकोरम विसंगति के मुद्दे को समाधान कर लिया है। काराकोरम विसंगति के बारे में, काराकोरम विसंगति मध्य काराकोरम में हिमनदों के स्थिर रहने और उनमें असामान्य वृद्धि की स्थिति है। यह हिमालय की नज़दीकी पर्वत श्रृंखलाओं और विश्व की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में हिमनदों के पीछे हटने की प्रघटना के विपरीत है। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्या बात कर सकते हैं, शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया था। इसमें काराकोरम रेंज में हिमनदों के वैश्विक तापमान के कारण नहीं पिघलने के कारणों की व्याख्या करने के लिए नए सिद्धांत की पुष्टि की है। पिछले अध्ययनों में इन विसंगति के बनने और बने रहने के लिए तापमान की भूमिका को रेखांकित किया गया था। पहली बार इस विसंगति के लिए वर्षा को जिम्मेदार माना गया है। ठीक है, काराकोरम विसंगति के कारण पश्चिमी विक्षोभ का फिर से सक्रिय होना, ठीक है, इसका मेन रीज़न माना गया है। सो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। सो एवरीबडी, जो हमारा
विजन PT 365 1 ईयर कंपाइलेशन 2023 है, उसका पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल हम 2 चैप्टरों का कवर किए हैं। जो पिछला पार्ट अपलोड हुआ है पार्ट 1 इन्वायरमेंट का, उसमें हम 2 चैप्टरों को किए थे कंप्लीट, सो टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले 2 से 3 पार्ट में इन्वायरमेंट भी हम कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो एग्जाम के रिलेवेंट लगता है तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट डेली टू डेली मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।